गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितनी सारी नंबर्स होंगे उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज वाइज 10th क्लास का भारतीय वन बुक को सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, सम्मिश्र संख्या स से सब या सभी और मिश्र से मिला हुआ या मिक्स कर सकते हैं, मिला हुआ या मिक्स कर सकते हैं। सभी संख्याएं जो मिली हो उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार का होता है। पहला है हम लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, जिसे रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या रियल। और उसके बाद आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। हमें सम्मिश्र संख्या से दो संख्या प्राप्त हुआ, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। में मूल रूप से वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। काल्पनिक संख्या हमें 10th क्लास में कोई यूज नहीं है, ये 11th क्लास में यूज होता है। और वहीं हम लोग ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है ना। ये वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं। अब ध्यान दो,
इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के योग से वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, या हम ये कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जी हाँ, ये परिभाषा हो गया कि वास्तविक संख्या का कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे हम लोग जानते हैं। अब परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इतना के रूप में होता है ना। ध्यान रहे कि ध्यान रहे कि ये q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, है ना। अगर 0 के बराबर हो जाता है q तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, इसीलिए करके q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या के बारे में अगर जाने तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा ध्यान देना है कि ये आखिर होता क्या है। तो ये जितनी सारी संख्या है जिसका अगर वर्गमूल नहीं निकलता है वही अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात √2 एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो √2, √3, √5, है ना। इस तरह से ये अपरिमेय संख्या होती है। और इसके अलावा एक पाई जो होता है ये भी अपरिमेय का भाग है, अपरिमेय संख्या का भाग है। अर्थात कहें तो केवल ये केवल अशांत अनावृत्ति उत्पन्न करती है, अशांत अनावृत्ति उत्पन्न करती है, है ना। अशांत अनावृत्ति उत्पन्न करती है मतलब ये कोई संख्या रिपीट नहीं, कोई संख्या एक जैसा नहीं मिलती है। अर्थात तरह तरह के संख्या आते जाता है। जैसे अगर कहा जाए √2 का वैल्यू अगर निकालते हैं हम 1.4142135 इस तरह से आते जाए, यानी 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 1 आया, 1 के बाद फिर 4 आया, है ना। तो हम कह सकते थे 4 के बाद 1 आया तो 4 के बाद 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या है, 2 है, 2 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, फिर 3 है, 4 5 इस प्रकार से चलते रहता है ना। और कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे √3 को अगर लिया जाए तो यहाँ भी सेम कंडीशन होता है। ये आता है 17320205008। आप प्रयास कर वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम पाई का मान अगर कहें तो पाई का मान भी इसी प्रकार का कुछ होता है। जैसे कहा जाए तो 3.1415925 इस तरह से ये भी चलते रहते हैं। यानी कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, इसीलिए हम कहें कि अशांत अनावृत्ति का होता है, है ना। उसी प्रकार से अगर हमें अपरिमेय संख्या की बात हो, रेशनल नंबर की, तो इसमें शांत और अशांत दोनों होता है। शांत और अशांत अनावृत्ति का होता है, अशांत आवृत्ति का होता है।
अशांत आवृत्ति का होता है ना। पहले हम लोग शांत को जानते हैं, उसके बाद अशांत को जानेंगे। शांत में एक कंडीशन है, शांत का मतलब बिल्कुल चुपचाप हो जाना, यानी पूरा पूरा कट जाना। कोई भी अगर परिमेय संख्या है P/Q के रूप में, यानी Q से अगर भाग दिया जाए तो वो पूरा पूरा अगर विभाजित हो जाए, है ना, तो उसे हम शांत परिमेय संख्या कहेंगे। यानी एग्जाम्पल अगर हम ले कि जैसे 1/2 है, 1/2 है, ये P/Q के रूप में है। अगर 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए 1 में, तो नहीं खाने से पता चल नहीं खाता है तो हम एक शून्य को बैठाते हैं, तो यहाँ दशमलव बैठ जाता है, तो 10 आ जाता है। कितना बार में? 5 बार, है ना। ये पूरा पूरा कट गया, कुछ शेष बचा नहीं, चाहे दशमलव में या जैसे भी, कुछ पूरा पूरा ही कट जाता है, इसीलिए ये शांत होता है। एक आश्चर्य बात ये है कि ये P/Q जो होता है, Q अगर n पर पावर अगर 2 पर पावर n और गुना 5 पर पावर अगर m के रूप में अगर हो, Q ओनली फॉर Q, और ऊपर की संख्या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, ऊपर की संख्या अगर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान देना, हमेशा ये क्या होगा? शांत होगा। हमेशा ये क्या होगा? शांत होगा। हमेशा ये शांत होगा। जैसे आप चेक कर पाते हैं कि ये जो 2 है, दो पालन किया, इस पर कुछ पावर है नहीं, कुछ तो 1, और इसके अलावा 5 है और कुछ पावर होगा, पावर क्या है? 0। यानी अगर आप चाहें तो n को और m को प्राकृत संख्या कह सकते हैं या पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्या कह सकते हैं। n और m क्या है? पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या को देख लिए, अपरिमेय संख्या को देख लिए। अब परिमेय संख्या जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है परिमेय संख्या, 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार कौन कौन होता है? एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्न। पूर्णांक को इंटीजर कहेंगे, पूर्णांक को इंटीजर्स कहेंगे, और भिन्न को फ्रैक्शन कहेंगे, भिन्न को फ्रैक्शन कहेंगे। अब पहले मैं पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को इंटीजर, अभी जस्ट हम पहले बताए थे कि इंटीजर्स कहेंगे, है ना। पूर्णांक से साफ पता चलता है, नाम से ही पूर्णांक मतलब जिसका पूरा अंक हो, पूरा अंक वही पूर्णांक कहलाता है। जैसे 1 2 3 -4 0 5 0 -10, है ना, 11, है ना, 7 में कुछ भी, यानी ये पूरा हो, उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। और ये आते जाएगा, है ना, इसे हम पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक जिसे हम कह सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते रहेगा। तो ये जो निगेटिव वाला भाग है
ऋणात्मक भाग है, इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, या ऋण पूर्णांक भी कह सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और इस साइड की भाग जो प्लस वाला जो दिख रहा है, इसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और ये बीच की संख्या जो शून्य है, इसे हम शून्य या जीरो इंटीजर कहा जाता है, शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहा जाता है इसे। ये धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक में हमें और कुछ दिखता है, जैसा कि आप -2, 2, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। या 3 को अगर उठाते हैं, 3 यहाँ भी 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक में सम और विषम दोनों होता है। और इसके अलावा भी जैसे 5, यहाँ भी 5, अभाज्य संख्या, 3, -3 और 3 अभाज्य संख्या, -2 और 2 अभाज्य संख्या। और साथ में ये भी कहेंगे कि इसे 4 हो जाए, है ना, 2 हो जाए, है ना, तो ये सब क्या भाज्य संख्या भी है ना, 6 हो जाए, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य दोनों है। तो क्या पता चला कि हम कह सकते हैं सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य और अभाज्य दोनों है। अर्थात हमें पहले ये कह सकते हैं सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, जिसमें वैसी संख्या जिसमें 2 से विभाजित हो जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 2 से पूरा विभाजित हो जाए, कोई वैसा संख्या उठा लो, है ना, और 2 से अगर पूरा विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। फिर उसी प्रकार से क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या, ये विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या, इसमें 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, 2 से पूरा भाग नहीं लगे, इसमें भाग लगे, इसमें भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं, है ना। बात आता है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो एक और स्वयं मतलब अपने से विभाज्य हो, अपने से डिवाइड हो, है ना, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से ये ऐसी संख्या है जो स्वयं 1 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड है। 3 को ले लो, 5, 7, 11 और 13 को ले लो, है ना। ये सिर्फ 1 और स्वयं से डिवाइड है, मतलब 1 और स्वयं से, मतलब 1 और अपने आप से डिवाइड है, इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, ये भी हम जानें। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। फिर से हम समझते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त हो भाज्य संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल को अगर हम देखें, 4, 6, 8, 9, है ना, 10, इस प्रकार से ये 4 जो दिख रहा है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है,
सबसे छोटी भाज्य संख्या, सॉरी 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा और फिर 4 से लगेगा। यानी 4 जो है, ये 4 जो है सबसे छोटी छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके अलावा हम अभाज्य संख्या को भी देखे थे। अभाज्य संख्या भी, ये 2 जो दिख रहा है, 2 आप जो देख रहे हैं, 2 ये इकलौता सम भी है और साथ में सम के साथ साथ अभाज्य भी है। सम भी है और अभाज्य भी है, तो हम कहेंगे छोटी भी है, साथ में हम ये कह सकते हैं कि सम भी है और अभाज्य भी है। ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद हमें सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य और भाज्य को हम लोग जान लिए। इसी संख्या को, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये सबको अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे, इस संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इस संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में सारा आ जाएगा, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से ये गिनती की संख्या है। और इसी में सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी है। तो ये प्राकृत संख्या है। इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि सम संख्या, विषम संख्या, अगर एक कोई संख्या दे दिया जाए तो सम संख्या निकालते कैसे, है ना। मान के चलो कोई सम संख्या अगर निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है सम संख्या के लिए, 2n, है ना, को हम लोग 2n से हम अगली संख्या को निकाल सकते हैं। बाय द वे, अगर n क्या है, n प्राकृत संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है ना। और ये सम संख्या निकालने का क्या ये फार्मूला है ना। n अभी तो जस्ट हम बोले थे कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 इस तरह से होता है। तो हमें n के स्थान पे 1, 2, 3, 4 रख करके चेक कर सकते हैं कि अगली संख्या निकलता है या नहीं। तो n के स्थान पे 1 अगर रखा जाए तो 2 होता है, 2 हो गया। n के स्थान पे अगर 2 रखा जाए तो क्या आ गया, 4। अगर 2 हो गया, n के स्थान पे अगर हम 3 रखते हैं तो कितना आता है, 6। 2 हो जाए, n के स्थान पे अगर 4 रखा जाता तो कितना होता है, 8, है ना। अगर 2 और n के स्थान पे अगर 5 रखा जाता तो कितना जाता है, 10। तो इस प्रकार से हमें और अन्य संख्या को भी प्राप्त कर सकते हैं, किससे, अगर 2n हमें पता हो तब अगली संख्या को हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से विषम संख्या भी निकालने का फार्मूला। विषम संख्या कैसे निकालेंगे, विषम संख्या के लिए 2n - 1 होता है। अब जस्ट अभी हम देख चुके थे कि n क्या है, n को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जहाँ n इक्वल टू प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में जस्ट अभी पढ़े हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये प्राकृत संख्या होता है ना। तो फार्मूला पे हम रख करके चेक कर सकते हैं, 2n - 1, n के स्थान पे 1 रखा जाए और 1 को घटाया जाता है तो गुना करेंगे, 2 - 1 इक्वल टू क्या, 1 आता है। फिर 2 गुना n के स्थान पे 2 रखा जाए, -1 करेंगे, अगर इसको हम घटाते हैं तो 4 - 1 इक्वल टू क्या आता है, 3 आता है। फिर उसी प्रकार से 2 n के स्थान पे हम क्या करना, 3 रखते हैं, -1 करते हैं, और अगर इसको सोल्व करके 6 - 1 तो कितना आता है, 5 आता है। इस तरह से हमें अन्य संख्या को भी निकाल सकते हैं, है ना। हमें प्राप्त होना चाहिए, पता होना चाहिए कि प्राकृत विषम संख्या निकालने का फार्मूला क्या है या सूत्र क्या है, या फिर सम संख्या निकालने का सूत्र क्या है। इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि सअभाज्य संख्या के बारे में नाम सुने, या सअभाज्य या फिर असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, इसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं।
को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, को प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। ये ध्यान देना है, असहभाज्य संख्या असहभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका मौसो महत्तम समवर्तक, जिसका मौसो एक आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल अगर 16 और 9 लेते हैं, है ना, तो इसे अगर हम 9 से भाग देते हैं, यानी 9 से भाग दे करके मौसो अगर प्राप्त करते हैं तो 9 का 9 एक बार में खा गया, और फिर आ गया कितना 7, फिर जा करके 9 आया, फिर जा करके एक बार में ये 7 खा गया। उसके बाद फिर इसे रिमाइंडर बचा 2, फिर 7 में अगर हम भाग देते हैं 2 से तो 6 खाता है कितना 3 मरतबा में, फिर जा करके प्राप्त आता है हमें 1, और 1 से पुनः फिर 2 में भाग देते हैं, 2 बार में 2 खाता है ना। तो हम क्या यहाँ देखें कि ये 16 और 9 का मौसो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। हमें जब 1 प्राप्त हुआ तो इसी को हम क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्या। आगे हम लोग एक अशांत संख्या को छोड़ के दिए थे, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, है ना। अशांत आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति से साफ पता चलता है कि रिपीटेड संख्या जो बार बार रिपीट हो, बार बार संख्या एक ही संख्या आवे, उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं या रिपीटेड संख्या कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/7 हो जाए, 1/3 हो जाए, है ना। इसको अगर हम भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे 1 में 7 से भाग दिया जाए तो 0 बैठेगा, यहाँ दशमलव बैठ गया, 7 खा गया एक बार में, फिर जा कर के 3 आ गया, फिर 0 आ गया, 0 बैठेगा, फिर 4 बार में क्या 28 खा गया, फिर 2 आ गया, और उसके बाद फिर 0 आया, फिर जा कर के 2 बार में 14 खा गया, फिर जा कर के 6 आ गया, फिर 0, उसके बाद फिर कितना आया, इसमें 56 खा गया, कितना 8 बार में, उसके बाद फिर 4 आ गया, उसके बाद फिर 0 आ गया, फिर जा कर के इसमें क्या खाएगा, तो इसमें 0 5 बार में 35 खा रहा है, 35 खिला दिए। उसके बाद ये घट करके कितना आया, घट करके 5 आ गया, और फिर 0 आ गया, उसके बाद फिर 35 फिर 49 खा गया, कितना बार में, ये 7 बार में 49 खा गया, फिर जा कर के घट के 1 आया, फिर जा कर के 0 आया। देखो वही संख्या रिपीट हुआ, यहाँ 10 से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो यहाँ भी वही सेम संख्या आ गया 10, तो एक ही संख्या रिपीट हुआ, अर्थात यहाँ से फिर सम वही चीज़ रिपीट होगा, क्या 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, इस तरह से फिर वही संख्या रिपीट होगा। तो सेम संख्या रिपीट होगा, इसी को हम लोग या करके ये भी कर सकते हैं कि 0.14285 के ऊपर इसको हम लोग विंदा अर्थात वार करके पुकारते हैं, या इसी को ऐसा भी कर सकते हैं 0.14285 के ऊपर वार इस तरह से लकीर से हम लोग निरूपित करते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग वार कहता है, रेखरे वार। फिर हमें इसमें पाएँ कि कितना है 0.14285 के ऊपर वार, है ना। उसी प्रकार से अगर 1/3 को भी सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें वैसा ही संख्या को देता है, ये 0.3333 ये चलते रहेगा, है ना, ये अनंत तक चलते रहेगा। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, पॉइंट एक ही संख्या रिपीट दे रहा है, इसलिए इस पे ऊपर बार, ये संख्या यहाँ से यहाँ तक संख्या रिपीट देता है, इसीलिए फिर पुनः वही संख्या आएगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक के ऊपर 12। हम इस संख्या को पीछे छोड़ दिए थे, इसीलिए इसको देखना जरूरी था। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को, है ना। फ्रैक्शन यानी भिन्न 2 प्रकार का होता है। भिन्न की प्रकार अगर कहा जाए तो भिन्न 2 प्रकार का होता है, दो प्रकार, जिसमें हम लोग एक साधारण भिन्न को जानेंगे जो कि सिंपल फ्रैक्शन कहा जाता है, सिंपल फ्रैक्शन कहा जाता है, इसे हम साधारण भिन्न कहते हैं।
साधारण भिन्न। भिन्न किसे कहा जाता है? जिस प्रकार से हमें परिमेय संख्या के बोले थे कि P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, सेम ऐसा ही कंडीशन होता है। लेकिन यहाँ ध्यान हमेशा ये देना है कि ये जो भिन्न है ना, भिन्न हमेशा एक से छोटा होता है। भिन्न हमेशा एक से क्या होता है? छोटा होता है। भिन्न हमेशा भिन्न एक से क्या होता है? छोटा होता है। एक से हमेशा छोटा होता है ना। अब भिन्न को हम लोग क्या लिखते हैं? भिन्न को हम लोग लिखते हैं भिन्न इक्वल टू क्या? अंश बटा हर। अंश बटा हर। तो इससे आप क्या पाएँ कि ये अंश जो है ना, अंश हमेशा छोटा होगा और हर हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। हर हमेशा बड़ा। ये कंडीशन है। ऐसा अगर ये आता है तभी भिन्न कहलाता है, नहीं तो ये भिन्न नहीं कहलाता। उसके बाद दूसरा जो आता है, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग एक आध एग्जाम्पल से हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम्पल में अगर 2/3 अगर आ गया तो इसे हम भिन्न कहेंगे, और 3/5 आ गया इसे भी भिन्न कहेंगे, या हम कह सकते हैं 4/7 आ गया इसे भी भिन्न कहेंगे, और 1/7 आ गया इसे भी भिन्न कहेंगे, और 1/2 आ गया इसे भी भिन्न कहेंगे, 7/8 आ गया इसे भी भिन्न कहेंगे। लेकिन अगर यही 8/7 आ जाए तो ये भिन्न नहीं कहलाएगा। इसे हमें दूसरा चीज़ कहेंगे, इसे हमें भिन्न नहीं कह के दूसरे नाम से जानेंगे। तो यही तो हम जान रहे हैं कि ये भिन्न कहलाता है। और इसे हम इस भिन्न को हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, यानी उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहा जाता है, इसे उचित भिन्न कहेंगे, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं जस्ट अभी हम लोग साधारण भिन्न को देखें, आगे हम लोग देखेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न भिन्न इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर 7/5, अभी जस्ट इससे पहले उदाहरण हम लोग दिए थे जो साधारण भिन्न में, कि अगर 8/7 आ जाए तो उसे हम साधारण भिन्न नहीं ये प्रॉपर भिन्न नहीं कहेंगे, उचित भिन्न नहीं कहेंगे। तो ये उसी प्रकार से 7/5 है, और 8/7 है, और 9/5 है, और हम कह सकते हैं 10/3 है ना। ये सारे एग्जाम्पल जो है ये अनुचित भिन्न कहलाता है। और अनुचित भिन्न हमेशा ध्यान देना है कि ये जो भिन्न होता है भिन्न हमेशा एक से बड़ा होगा। भिन्न हमेशा एक से क्या होगा? बड़ा होगा। अनुचित भिन्न, या इसे हमें ये भी कह सकते हैं कि अंश बटा भिन्न इक्वल टू अंश बटा हर होता है। अंश बटा हर होता है, तो इसमें जो है ना हर हमेशा बड़ा होगा, अंश हमेशा बड़ा होगा, हर हमेशा छोटा। अंश हमेशा बड़ा होगा और हर हमेशा क्या होगा? छोटा। हर हमेशा छोटा, हर हमेशा इसमें क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। अब इसी भिन्न को हमें कौन सा भिन्न कहेंगे? इस भिन्न को हमें क्या कहेंगे? इस भिन्न को इसे ही अर्थात इस भिन्न को या इसे ही मिक्स फ्रैक्शन या इसे ही हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। और इसी को हम एक अन्य नाम भी देखे, अनुचित भिन्न। एग्जाम्पल में हमें पता चल गया, जैसे कोई एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में अगर भाग दे करके देखा जाए तो पता चलता है कि 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 बार में आता है, और 3
बार में भाग लगता है और शेष जो बचता है उसे हम 2 ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे नीचे लिखते हैं। 3 तिया 9 2 11 बटा हो जाते हैं। अब इसी को हम क्या लिखते हैं, ये 3 जो है, ये 3 और प्लस 2 बटा क्या हो गया 3। ये जो 3 है इसे हम लोग पूर्ण भाग कहते हैं, यानी पूर्णांक भाग कहते हैं। पूर्णांक भाग कहा जाता है। पूर्णांक वाला भाग पूरा लग गया इसमें भाग, इसलिए पूर्णांक भाग कहलाया। और ये जो 2 बटा 3 है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग भिन्न कहेंगे। क्यों भिन्न कहेंगे, इसे हम लोग भिन्न इसीलिए कहेंगे क्योंकि ये 1 से छोटा है, इसीलिए क्या कहलाया, ये भिन्न कहलाया। और इसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये सारी जो संख्याएं हम लोग देखें, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। एल्गोरिदम ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एल्गोरिदम एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम है ना। एल्गोरिदम जो होता है परिभाषा से हम लोग स्पष्ट समझ लेंगे कि परिभाषा हम लिख ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एल्गोरिदम हम कहेंगे कि एक विशेष प्रकार की समस्या, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की क्रम या चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। यानी अगर कहा जाए कोई भी सवाल को चरणबद्ध प्रक्रिया से, यानी जो भी प्रक्रिया हुआ है ना, उससे पुनः फिर उसी तरीक़ा से क्रिया को आगे अगर बढ़ाते हैं, उसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं प्रेमिका या लेमा। प्रेमिका या लेमा को हम लोग क्या कहें? लेमा का भी उसी प्रकार सा कुछ कथन है, जो कि हम लोग इसको देख लेते हैं कि लेमा एक सिद्ध कथन है या सिद्ध कथन होता है। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं। दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं, है ना। ये स्पष्ट हो गया कि प्रेमिका या लेमा एक सिद्ध कथन है। कोई भी
बात है या कोई भी संख्या है, ये कथन होता है जिसकी सहायता से, मदद से हमें दूसरे कथन को सिद्ध कर लेते हैं, दूसरे कथन को निकाल लेते हैं, है ना। ये लेमा का नियम कहता है। इसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं एक भाजकता का नियम, ये भाजकत्व नियम, भाजकत्व नियम ये क्या होता है, भाजकत्व नियम क्या होता है। इसमें स्पष्ट है भाजकत्व नियम में कि यदि कोई दो पूर्णांक संख्या हो, यदि कोई दो पूर्णांक संख्या हो, सपोज डेट ए और बी, कोई अगर ए और बी अगर कोई पूर्णांक संख्या क्यू जिसमें क्यू एक ऐसे मिलाने की प्रक्रिया, क्यू एक ऐसा मिलाने की प्रक्रिया है जैसे अगर कहा जाए बी इक्वल टू ए क्यू, तो हम कह सकते हैं ये क्यू एक मिलाने की प्रक्रिया है, तो हम कह सकते हैं कि बी इक्वल टू ए क्यू बी इक्वल टू ए क्यू हो, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है ना, ए जो है ए बी का या ए बी को विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि बी जो है बी ए से विभाज्य है, बी ए से विभाज्य है ना, ये भी हम कह सकते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि बी को ए का गुणज, बी को ए का गुणज या आवर्तक या आवर्त्य या आवर्त, और हम ये भी कह सकते हैं ए और बी का भाजक है, ए और बी का क्या है, भाजक या अपवर्तक है या अपवर्तक कहते हैं, अपवर्तक कहते। अब हम लोग यूक्लिड का भाग लेमा नियम में देखेंगे कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक बाय द वे ए और बी है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और क्या है, बी है। अगर इनके लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्णांक क्यू हो, इनके लिए एक ऐसी अद्वितीय यानी यूनिक अद्वितीय पूर्णांक अगर क्यू हो, अद्वितीय पूर्णांक अगर क्यू हो और आर हो, क्यू और आर हो या आर प्राप्त होता है, तो हम क्या पाते हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से क्या होगा, छोटा होगा, नहीं तो बराबर हो सकता है, और बी हमेशा बड़ा होगा आर से। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाषा में अगर क्यू को अगर हम कहें तो क्यू को भागफल कहेंगे, क्यू को भागफल, और ये होता भी है भागफल, है ना, क्यू को भागफल, और आर को हम लोग शेषफल कहा जाता है, आर बराबर शेषफल या रिमाइंडर कहा जाता है ना।
तो हम कहेंगे कि भाज्य नियम यानी भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुना भाग फल प्लस शेष फल होता है। भाजक प्लस भाग प्लस शेष होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग जानेंगे कि अगर 36 कोई संख्या है और 36 कोई संख्या है, इसमें अगर 5 से भाग दिया जाता है तो ये भागफल 7 प्राप्त होता है और एक शेषफल प्राप्त होता है। इसे हमें स्पष्ट हो गया कि ए जो है, ए 36 हो गया और बी क्या हो गया, बी को हम लोग 5 कहेंगे और क्यू को हम लोग क्या कहेंगे, 7 कहेंगे और आर को हम लोग क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। ये होता है। कुछ हम लोग नोट को जानते हैं, इम्पोर्टेंट नोट है ना। ये नोट में क्या है कि यहाँ हम पाते हैं, यहाँ हम क्या पाते हैं कि शेषफल, यहाँ हम पाते हैं कि शेषफल भाजक से कम होता है। शेषफल यानी क्यू जो है, आर जो है क्या है, कम है किससे, बी से। हमेशा ये होता है। हम यहाँ पाते हैं कि शेषफल भाजक से कम है, भाजक बड़ा है और क्या है, भाजक, ये भाजक है यानी भाग देने वाला, ये भाग देने वाला है। भाग देने वाला को ही भाजक कहा जाता है। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये भाजक जो है ना हमेशा बड़ा होगा किससे, शेषफल से, रिमाइंडर से। दूसरा नोट ये है, ये फर्स्ट नोट था। सेकेंड नोट ये है, सेकेंड नोट ये कहता है कि यहाँ हमें देखा गया कि यानी क्यू और क्यू 7 है और क्या है, आर 1 है। क्यू 7 है और आर क्या है, आर हम लोग क्या है, 1। आर हम लोग का क्या था, 1 था। यानी इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो सकता है, इतना ही रहेगा, है ना। अन्य कुछ भी नहीं हो सकता है, इतना ही रहेगा, अन्य कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसीलिए हमें इसे यानी क्यू और आर को, इसीलिए हमें क्यू और आर को क्या कहेंगे, यूनिक या अद्वितीय कहेंगे। अद्वितीय यानी यूनिक कहा जाएगा, यूनिक कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, यूनिक कहेंगे। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट 3 पॉइंट हमें से ये कहता है कि यूनिक के भाग, है ना, यूक्लिड के भाग लेमा को ही प्रायः भाग एल्गोरिदम भी कहते हैं, है ना। हमें क्या कहा कि ये यूक्लिड जो होता है, यूक्लिड के भाग नियम, यूक्लिड के भाग लेमा नियम, यूक्लिड के भाग लेमा नियम को ही प्रायः भाग एल्गोरिदम भी कहेंगे, एल्गोरिदम भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे महत्तम समवर्तक यानी मोसो, महत्तम समवर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिदम, मैंने इसके बारे में लोग जाने। इसमें हमें ये प्राप्त होता है कि इस एल्गोरिदम में हमें यूक्लिड के भाग लेमा का बार बार प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें यूक्लिड जो होता है, यूक्लिड लेमा का बार बार हम लोग प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके हल प्राप्त करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम पता चलता है, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे 1 5 3 6 5 है और
और 3045 है। इसे हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं। अगर हमें 15,365 में 3,045 से अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल जो आता है, भागफल जो आता है 4 आता है और शेषफल 140 प्राप्त होता है। फिर पुनः हमें जो जिससे हम लोग भाग दिए थे ये पुनः क्या बन जाता है, ये भाज्य बन जाता है। ये 3,045 भाज्य बन जाता है। और इसमें अगर हमें किससे भाग देते हैं, हमें अगर इसमें भाग देते हैं किससे, तो भाग देते हैं 140 से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, भाग 140 के तहत 21 प्राप्त होता है और शेषफल 105 आता है। फिर उसी प्रकार से अगर हमें भाग दिया जाए किसमें, 140 में अगर भाग देते हैं, है ना, कितना से, 140 में अगर भागते हैं 105 से, तो हमें एक बार में 140 लिखा जाएगा, ये गलत लिखा गया था। 140 हम लोग इसको बोले हैं, है ना। 140 में अगर भाग दिया था 105 से तो एक मर्तबा में खाता है और 35 क्या रिमाइंडर बचता है। उसी प्रकार से हमें पुनः फिर 105 में अगर भाग दिया जाता है 35 से, तो ये 3 मर्तबा में पूरा खा जाता है और शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है ना। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, हम क्या पाएँ कि एक ही जो संख्या है उस संख्या में बार बार जो भाजक था उस भाजक को रख करके, भाजक और शेषफल को रख करके भाग देने से हमें क्या प्राप्त आया, शून्य। रिमाइंडर अगर शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे जिससे काटा गया ना, मतलब जिससे जितना से कटा वही मेरा क्या कहता है, मोसो कहलाता है। मतलब 35 से कटा तो हम कह सकते हैं कि मोसो मेरा कितना आएगा, मोसो हो गया कितना, 35। ये आंसर है। तो आंसर हमें प्राप्त हो गया 35। आज मैं ये जितना सारा संख्याएं और थ्योरी के रिलेटेड जो सारी बातें थे उसको हम लोग पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे और एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।